ओके, तो हम एक क्वेश्चन से ही इस बात को स्टार्ट करते हैं. लेट अस राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट. लेट अस राइट अ क्वेश्चन. अ कार ऑफ मास 1000 kg. आप पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. इज रनिंग इनिशियली एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर 2 सेकेंड at a speed of 54 kilometer per hour. After 2 seconds, the velocity of the velocity 2 की जगह 20 लिख लो. After 20 seconds, the velocity of car increases to 42 किलोमीटर पर आवर. स्क्रीन दिख रही है आपको? Our question is find A part, initial momentum. I am representing it by pi. B part is final momentum, and C part is change in momentum. ओके ओके. तो अ कार 1000 kg पे उसका मास है, पहले वो इतनी स्पीड पे चल रही है, फिर 20 सेकंड बाद. नाउ व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम तो मोमेंटम ही है, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब बिफोर में. ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट इज मास 1000, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी. इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. चलो चलिए दोबारा से यहाँ करते हैं. इनिशियल मोमेंटम इज मोमेंटम जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पहले की है, तो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी यहाँ पर हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. मास इज 1000. हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर. चलेगी? चलेगी कि चेंज करना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज इट. मल्टीप्लाई बाय 5/18, इट विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड. सो द वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, यूनिट रहने देते हैं. मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, वी गेट द मोमेंटम. इनिशियली द कार का मोमेंटम है 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज पार्ट ए. देन 20 सेकंड के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी में चेंज आया, और उस टाइम पर हमसे वो उसका मोमेंटम पूछ रहे हैं कि फाइनल मोमेंटम आफ्टर 20 सेकंड. तो इट शुड बी मास इनटू वेलोसिटी एट दैट टाइम, दैट इज v. दैट इज बिल्कुल 72 इंटू 5/18 पहले कर ही लेते हैं. कितना हो जाएगा? 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड. तो इट शुड बी 1000 इंटू 20. अच्छा, तो यस 20,000 मतलब बाद में उसका मोमेंटम इंक्रीज कर गया ऑब्वियसली. मतलब मोमेंटम मास मास तो नहीं हो रहा, वेलोसिटी बदल गई, तो मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगा. मतलब अगर वो बाद में 20 सेकंड बाद अगर किसी चीज को हिट करती है, तो वो ज्यादा डैमेज कर सकती है. सी पार्ट इज चेंज इन मोमेंटम. चेंज को हम ऐसे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो 2000 माइनस 15,000 दैट इज 5,000. ना नहीं होगा, वो बता रहा हूँ. हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा सिर्फ. बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा. इंक्रीज के डिक्रीज, इट इज पॉजिटिव, तो इंक्रीज हुआ, मोमेंटम बढ़ गया. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछ लेता अगली चीज, अभी जो मैंने पूछा नहीं, बट इफ आई आस्क व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के चेंज होने का, चेंज तो हो रहा है पर उसका रेट क्या है? रेट का मतलब क्या है? मतलब किस समय के हिसाब से चेंज, अपॉन में टाइम, किस समय के हिसाब से. तो आप बोलेंगे सर वो तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन वो जो टाइम लगा मोमेंटम को चेंज होने में, उससे डिवाइड कर देते हैं. भाई मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हुआ ना. पहले स्पीड थी 54, अब पहुंची 72. तो 54 से 72 पहुंचने में कुछ समय तो लगा होगा, टाइम तो लगा होगा. वो टाइम है 20 सेकंड. तो हम जानना चाहते हैं पर सेकंड कितना चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज क्या है पर सेकंड. तो हमने कहा जी चेंज जो है वो है 5000, और जो टाइम लगा चेंज होने में वो टाइम है 20 सेकेंड. लेट अस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज. क्या मिलेगा हमें? 250 मीटर पर सेकेंड. मतलब इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकेंड में. अब
इंपॉर्टेंट बात, ये चीज है क्या, ये चीज क्या है? एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, ये फोर्स है, और यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यहां से हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ जाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? किसी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, डिवाइड में जो टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोर्स। फोर्स मिल जाएगा। ओके। जैसे एक फुटबॉल यहाँ पर रखी हुई है, आपने इसको किक किया जोर से अपने लेग से, तो रखी हुई फुटबॉल का मोमेंटम था जीरो, क्योंकि मास तो चलो कुछ होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो थी। और आपने देखा ये फुटबॉल यहाँ से ये एकदम तेजी से बढ़ी, और एक सेकंड में ही आपने देखा कि इसका वेलोसिटी मान लेते थे 20 हो गई। तो ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी 20 हो गई तो इसका कुछ मोमेंटम भी आया। अब मैं जानना चाहता हूँ आपने कितना फोर्स लगाया था। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम एक सेकंड करेंगे, यू विल गेट द फोर्स। किसी चीजों पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी दूसरी चीज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अगर कोई चीज तेजी से एकदम मूव करती है तेजी से, तो उस पर फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और धीरे धीरे मूव करती है तो फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा। चलिए, इसी नॉलेज से अब हम न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, फर्स्ट और थर्ड थर्ड लॉ में सेकंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखते हैं। तो दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। आपका टेस्ट मेरे पास, अरे नहीं, अब आपने याद दिलाया, मैं भूल ही गया था। चलिए मैं चेक करता हूँ कल मॉर्निंग में, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड इट इज द रियल लॉ। न्यूटन का लॉ को हम रियल लॉ बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी इसी लॉ से बन सकता है, डिराइव हो सकता है, थर्ड लॉ भी हो सकता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? ये वही बात बोलता है जो मैंने बोला, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम कर देता हूँ। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। दिस इज द सेकंड लॉ। स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, the rate of change of the momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied, इस proportional लिख दो, directly छोड़ दो, क्योंकि हमने t लिख दिया है। is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। किसी बॉडी का मोमेंटम कितना फास्ट 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 चेंज हो रहा है, ये ही उसके फोर्स की बताता है बात, है ना। थोड़ा सा अगर आप यहाँ से एक चीज और देखेंगे, एक्चुअली में फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मोमेंटम का चेंज होने का टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर मोमेंटम के चेंज चेंज तो हो रहा है मोमेंटम, अनडाउटली मोमेंटम का चेंज तो हम दिखा रहे हैं, पर अगर मोमेंटम के चेंज होने का टाइम कम है, मोमेंटम जल्दी से चेंज हो गया, तो फोर्स उसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर मोमेंटम के चेंज होने का टाइम ज्यादा है, तो फोर्स कम लगा। अगर अगर मोमेंटम अगर चेंज इन मोमेंटम शॉर्ट टाइम में हो रहा है, इफ चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, इट मीन्स फोर्स लार्ज है, एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी लिख लो। अगर आपने फुटबॉल को किक मारी और वो तेजी से उड़ के आगे गई, तेजी से, एकदम फास्ट, मतलब उसका मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हुआ, तो आपने फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाया होगा। और अगर वो धीरे 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 लुढ़क के आगे जा रही है, उसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स भी कैसा लगा होगा? कम लगा होगा, है ना।
हालांकि मास पे डिपेंड करता है, अगर फुटबॉल की जगह मैं पत्थर रख दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका फिर वहां फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर लॉजिक यही रहेगा। अगर पत्थर का भी मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो फोर्स कम लगा, अगर जल्दी चेंज हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगा है। अब फोर्स दूसरा हो सकता है, बट लॉजिक ये रहेगा। चलिए, इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, और इससे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन बनता है, शो दैट, हाँ जी बिल्कुल लिखिए, शो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, यूजिंग सेकेंड लॉ, यस, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एक पॉपुलर डेरिवेशन कह दीजिए आप। न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए शो कीजिए F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। यस यस यस, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ का हमने फर्स्ट लाइन पकड़ी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, हमने यहां से स्टार्ट करा, वी नो दैट बाय सेकंड लॉ force is directly proportional to change in momentum upon time. This we know by the second law. This is a statement. Now force is proportional to change in momentum, मतलब final momentum minus initial momentum upon time, upon time, यही बनेगा। चलिए, let us move one step ahead. Force is directly proportional to momentum final, मतलब mass into final velocity, momentum initial मतलब mass into initial velocity upon time, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लिया, v माइनस u अपॉन t। क्लियर यहां तक? नोट कीजिए, t किस पर है, m तो हमने कॉमन लिया, कॉमन ले लीजिए m, तो अंदर क्या बचा, v माइनस u अभी भी है t पर। t को बाहर लिखना चाहते हो, ले अंदर हटा, बाहर लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, वन ऑफ द सेम थिंग। चलिए, ये v माइनस u बाई टी किस चीज का फॉर्मूला, क्या लग रहा है, v माइनस u बाई टी क्या होता है, दिस इज एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एक्सेलरेशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम इक्वल टू, इक्वल का साइन जब लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर वो कांस्टेंट है के एम इंटू ए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसकी वैल्यू हमने कुछ इस तरह से चूज करी है, फोर्स की यूनिट, कि के वन बन जाता है, के की वैल्यू हम वन ले लेते हैं एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। हम इस तरह से चोजन करते हैं कि के की वैल्यू वन हो गई, तो फॉर्मूला रह गया एफ इज इक्वल टू ओनली m इंटू ए। अभी ज्यादा के पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे k इज इक्वल टू वन इन एसआई सिस्टम, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, ठीक है। एक्चुअली, हाँ जी, एक्चुअली में हमने फोर्स की यूनिट इस तरह से चूज करी है कि k की वैल्यू ही बन जाए वन। फोर्स की यूनिट हमने एक न्यूटन इस तरह से चूज करी है कि k ऑटोमेटिकली क्या बन जाए, वन बन जाए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा समझाऊं, इसको लिख लिया आपने यहाँ तक। तो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू, ये तो यहाँ हो गया। आप सुनिए, जैसे अगर यहाँ पर आया था हमारा एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, अगर मास 1 kg का है, ये के को रहने देते हैं, मास 1 kg का है, और अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा, ठीक है, मान लो के की भी कोई वैल्यू है, हो सकता है फोर्स कुछ भी आए, लेकिन वो जो भी फोर्स आया, अगर वो भी यहाँ पर हम उसको वन मान लें, मान लो एक मिनट के, मान लो 70 आ गया, हमने 70 को ही वन मान लिया, तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू भी क्या बन गई, वन बन गई ना। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि यूनिट ऑफ फोर्स हमने ऐसे चूज करी है कि के की वैल्यू क्या बन जाती है, वन बन जाती है। तो इसीलिए इसीलिए एफ का फॉर्मूला सिर्फ बचा एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड डेरिवेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से तो आएगा ही आएगा, और नो डाउट, लेकिन एम इंटू ए से भी आ सकता है। यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स,
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात, यस, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। न्यूटन कैसे आती है? अगर 1 kg का मास हो और अगर उसको हम एक्सेलरेट करा दें एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg के मास को अगर हम एक्सेलरेशन करा दें कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो भी फोर्स आया उसी यूनिट को हमने 1 न्यूटन मान लिया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है डिफाइन 1 न्यूटन, रहने दो मेरा खाना। हाँ जी, इफ अ फोर्स ऑफ 1 kg, नहीं, इफ अ मास ऑफ 1 kg is accelerate, yes, then the force applied on the object is said to be 1 Newton. ओके ओके, चलिए, ये तो यहाँ पर सेकेंड लॉ की बात हुई। थोड़ा सा और बात इसके बारे में करते हैं। जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में कहा कि ये सेकेंड लॉ रियल लॉ है, फर्स्ट लॉ भी इसी में आता है। फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंड लॉ। कैसे? देखिए, सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। ये वाला स्टेप आया था आपके पास, है ना, m कॉमन लेने के बाद। अच्छा, अगर F जीरो हो, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स की, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, F जीरो है तो ये वाला रिजल्ट बन गया जीरो इज इक्वल टू, ये टी भी उधर चला गया, जीरो एम वी माइनस यू, यही बन जाएगा। टी उधर जाकर जीरो हो गया, अब एम भी उधर गया, जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू बना, जो फाइनली u का उधर जाए तो u इज इक्वल टू वी या v इज इक्वल टू यू आ गया। क्या रिजल्ट आया और क्या समझे आप? हम ये समझे फाइनल, क्या मतलब, अगर इनिशियल 10 है तो फाइनल भी 10, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0, इनिशियल 50 है तो फाइनल 50। हम क्या समझे? हम ये समझे अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी जो भी स्टेट है वही रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, मोशन है तो मोशन रहेगा। यही तो फर्स्ट लॉ है। क्या था फर्स्ट लॉ? इफ द an object will continue to remain in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसकी स्टेट जैसी है वैसे ही बनी रहेगी, यही तो प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ आपको यही प्रूव करके देता है। ओके, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ से ही ऑब्टेन होता है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें और भी कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था कि न्यूटन के लॉ के हिसाब, सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स चेंज इन मोमेंटम पे तो डिपेंड करेगा करेगा, लेकिन वो मोमेंटम कितने समय में चेंज होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम का चेंज कितने समय में हो रहा है, मोमेंटम को तो चेंज होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो समय, मोमेंटम का चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है तो फोर्स ज्यादा होगा। सुनिए, अगर चेंज इन मोमेंटम, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कीजिए, सारी थ्योरी कंसेप्ट इसी से एक्सप्लेन करने हैं। अगर चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल टाइम, अगर चेंज मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम, मैंने स्मॉल से शॉर्ट वर्ड है ना, टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट, मोमेंटम चेंज तो हुआ लेकिन वो शॉर्ट टाइम हुआ, ये कम ये ज्यादा, तो फोर लार्ज होगा। एंड वाइज वर्सा, उल्टा भी लिख लो, इफ चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट की जगह लॉन्ग टाइम, तो ये क्वांटिटी बढ़ गई तो फोर्स कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अभी हमें ऐसे क्लियर नहीं समझ में आएगा, हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। पर इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली बात, जितनी भी थ्योरी है हम बार बार यही चीज पकड़ेंगे, टाइम टाइम।
हम बार बार ये बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम और देखेंगे शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम, इस हिसाब से हमारा फोर्स आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। मान लेते हैं ये एक पूल है वाटर का, ठीक है, और इस पूल के पास ये फ्लोर है सीमेंटेड, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जहां से डाइवर्स जंप मार सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर डाइवर जाकर जंप मारते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक डाइवर यहाँ पर गया और वो जंप मारने के लिए रेडी है, ठीक है, और उसने जंप मारी और वो उछल कर यहाँ से ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, तो हम मान लेते हैं जंप मार के चलो सीधा ये पानी में यहाँ पर आ गया, ठीक है, और पानी में डीप 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 जाकर कहीं नीचे जाकर रुकेगा, बिल्कुल। बट अगर एक्सीडेंटली इसका पैर स्लिप कर जाए तो ये यहाँ से इस फ्लोर पर गिरेगा, है ना, मतलब यहाँ पर पक्के फ्लोर पर पी पॉइंट पर गिरेगा, और अगर जंप मारे प्रॉपरली तो वो पानी के अंदर जाने वाला है। ऑब्वियसली पी पॉइंट पर यानी कि पक्के फ्लोर पर गिरने पर उसकी बॉडी पे बहुत डैमेज हो सकता है, इवन वो डेथ भी हो सकती है, अगर ये ज्यादा हाइट है तो इंजरी भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि पानी में भी गिरा तो भी सेम हाइट से गिरा था जबकि फ्लोर पे गिरा? तो इसका जवाब फोर्स में छुपा हुआ है भाई। जब वो फ्लोर पे गिरा तो फोर्स ज्यादा लगा उसकी बॉडी पर, या यूं कह लीजिए उसने ग्राउंड पर ज्यादा लगाया, और न्यूटन का थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे, अगर एक्शन ज्यादा हुआ तो रिएक्शन भी ज्यादा हुआ, और पानी पे कम लगाया। तो इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली करना चाहते हैं, तो चलो हम इसको न्यूमेरिकली करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो पर्सन है, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज इसका मास 60 kg है, ठीक है, और ये जिस हाइट से जंप मार रहा है ये हाइट है 5 मीटर। दोनों ही स्टेज में मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, चाहे इसका पैर फिसल जाए और चाहे यहाँ से नीचे लुढ़क की तरफ पानी की तरफ गिरे, पानी में गिरे या वहां गिरे, दोनों मतलब दोनों में हम जंप मारना छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं दोनों में गिर रहा है, एक तरफ पानी में गिर गया और एक तरफ फ्लोर पे गिरा। अच्छा, हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस केस में ऐसा क्या हुआ, मतलब फोर्स कितना, चलो हम ये जानते हैं फोर्स कितना लगा, जब वो पी पे गिरा तब कितना फोर्स लगा, और जब वो पानी में क्यू तक गया होगा ये कितना फोर्स लगा। तो न्यूटन का लॉ बोलता है फोर्स लगा चेंज इन मोमेंटम पे, डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पे। पर एक फर्क है, एक फर्क ये है कि जब वो वाटर पे लैंड करेगा तो वो इस पॉइंट पर आकर रुकेगा नहीं, वो वाटर में धीरे 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 नीचे जाएगा और थोड़ा गहराई में जाके रुकेगा। जबकि फ्लोर में क्या होगा, फ्लोर में जैसे ही वो फ्लोर में यहाँ पर टकराएगा वो रुक जाएगा। दोबारा से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोबारा से सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इसको एक रिदम से, कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द वाटर, जो दोनों एक ही लेवल पर है, एक ही हाइट पर है, उसका मोमेंटम बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। वाटर के केस में मोमेंटम को जीरो होते होते टाइम लगा, से इस केस में उसको टाइम लगा 5 सेकंड का, ठीक है ना, पांच ज्यादा, चलो 2 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना, 2-3 सेकंड लेते हैं, 3 सेकंड उसको लगे धीरे 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 रुकते रुकते, यहाँ पर जाकर रुक गया। और जबकि फ्लोर के केस में क्या हुआ, वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग बिल्कुल बिल्कुल 1 सेंटीमीटर ऊपर है, बहुत तेज मोमेंटम है, और सिर्फ 0.1 सेकंड के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो गया। मतलब यहाँ पर फ्लोर पे जब गिरा तो उसका मोमेंटम 0.1 सेकंड से पहले फुल मोमेंटम था, और एकदम 0.1 सेकंड बाद जीरो हो गया, ऐसे ही होगा ना, धड़ाम जीरो, और पानी में धड़ाम गिरा धड़ 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 नीचे जा रहा है। चलिए अब देखते हैं फोर्स किस केस में ज्यादा होगा। दो सिचुएशन ले लेते हैं, एक जब वो वाटर में फॉल कर रहा है, अब न्यूटन के लॉ वो निकालते हैं, न्यूटन के लॉ के हिसाब से जो भी फोर्स लगेगा इट इज एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि वाटर में वो जब गया, हम यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक इस लेवल तक फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर थी यू जीरो, और यहाँ पर हमें वी निकालनी है, और ये अर्थ की तरफ गिर रहा है यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास इक्वेशंस है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस,
v हमें फाइंड आउट करना है, u हमारा 0, एक्सेलरेशन अर्थ के केस में होता है 9.8, कैलकुलेशन की इसी के लिए हम 10 मान लेते हैं, और s वो हाइट है जिस हाइट से वो गिरा, वो हाइट हमने ली है 5। तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 500, और 100 का अंडर रूट करेंगे तो आ गया 10, यानी कि उसकी वेलोसिटी 10 होगी। कौन से पॉइंट पर, वाटर के अब वाले लेवल पर, है ना। बल्कि इस केस में भी 10 होगी, और जब वो ग्राउंड के इसी सामने लेवल पहुंचेगा तो अभी भी 10 होगी। लेकिन फर्क किस चीज का, टाइम का, वही मैं आपको दिखाता हूं। तो ये वेलोसिटी 10 होगी। चलिए लेट अस पुट द वैल्यू हियर इन केस ऑफ वाटर। तो वाटर के केस में अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन इज 60, और फाइनल वेलोसिटी आई थी हमारी 10, इनिशियल तो 0 है, छोड़ दीजिए, और टाइम लगा 0.1 सेकेंड का। ये पॉइंट हटाया तो 0 लगाया, तो उसकी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है 6000 न्यूटन का। इट्स अ वेरी वेरी बिग फोर्स, एक क्वांटिटी है ये। चलो 6000। अब आते हैं दूसरे केस में क्या हुआ। ऑन केस ऑफ जब वो लैंड पे गिरा। अच्छा, लैंड में क्या फर्क होगा, मास सेम रहेगा, उसकी वी ये भी सेम रहेगी, सिर्फ टाइम का फर्क रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, यहीं कर देते हैं, या थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलिए, तो जब वाटर पे लैंड पे गिर रहा है तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू। तो फोर्स इन केस ऑफ लैंड विल बी गिवन बाय, ये सारी क्वांटिटी ऊपर वाली सेम है, तो 60 इंटू 100, और टाइम का चेंज है यहाँ पर 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। ये कैलकुलेशन करते हैं 20, फोर्स कम होकर सिर्फ रह गया 2000 न्यूटन। वाटर के केस में, ओ सॉरी हमने उल्टा ले लिया, ये वाटर का नहीं है, ये लैंड का केस है, 0.1 सेकेंड वाला, है ना। मैंने 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 3 ले लिया था, बाद में चेंज कर दिया था। वाटर वाला केस ये वाला है, ये लैंड वाला केस है ना। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज क्या है, टाइम का। वाटर वाले के सॉरी लैंड वाले केस में 0.1 सेकेंड के बाद मोमेंटम 0 हो गया था, और वाटर वाले केस में 3 सेकेंड। फर्क देखो 2000 न्यूटन का, और यहाँ पर 6000 न्यूटन, 4000 न्यूटन फर्क पड़ गया। इतना बड़ा फोर्स बॉडी को डैमेज, फ्रैक्चर, हड्डियों को तोड़ सकता है, इतने फोर्स से कुछ नहीं हुआ, बच गया। बल्कि टाइम अगर और बढ़ जाएगा तो और बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर। तो मैं आपको अब वापस उसी लाइन पे ले जाता हूँ जो मैंने कहा था। एक्चुअली में आपको हर केस में ये देखना है, चेंज इन मोमेंटम का टाइम कितना लग रहा है। अगर मोमेंटम चेंज होने का टाइम, मोमेंटम तो चेंज हो गई, अगर वो ज्यादा लग गया तो फोर्स हमेशा कम हो जाएगा, और अगर कम लगा तो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है कि क्रिकेटर बॉल को पकड़ते टाइम अपने हाथ को लोअर करता है। क्रिकेटर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग, अपने हाथ को अकड़ा के नहीं रखता। उसको सिखाया जाता है जब सामने से बॉल आए तो बॉल जैसे आपके हाथ पे टच करे तो उसको लेकर थोड़ा हाथ पीछे ले जाना। ठीक है ना। क्रिकेटर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग, यस, हैंड वाइल कैचिंग, बार बार यही चीज हमें बताना है। देखो देखो, फाइनली बॉल को तो रुकना ही है। अगर वो अपने हाथ को अकड़ा के रखेगा तब भी बॉल रुकेगी, और अगर अपने हाथ को बॉल के साथ पीछे ले जाएगा तब भी बॉल फाइनली तो रुकनी है। लेकिन अगर उसने ये स्मार्ट टाइम, यस, वाइल कैचिंग द बॉल। तो इसमें लैंग्वेज अब आपको बस यही पकड़नी है, यही मेन कंसेप्ट है। क्या पकड़नी है, क्या लिखना है, यही, अ क्रिकेटर लोअर इज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल बिकॉज इट ही इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है ना। ही इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल एज टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, बस इन अकॉर्डिंग इन सेकंड लॉ। ठीक है। अब ये पानी वाला एग्जांपल था, पानी पे गिरा तो चोट नहीं लगी, इसका भी यही सेम देंगे कि भाई जब वो पानी पे फॉल गिरेगा, पानी पे गिरेगा तो क्या होगा, द टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इंक्रीजेस एंड फोर्स डिक्रीजेस। इसी क्वेश्चन को हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। इसी क्वेश्चन को सैंड के लिए देता है कि एक पर्सन सैंड पे गिरा और एक पर्सन फ्लोर पे गिरा, सैंड पे कुछ भी चोटें हैं, बिकॉज सैंड में वो धीरे धीरे आके रुका। तो बार बार यही लिखना है। क्रिकेटर वाला लिख लीजिए, सब में काम आ जाएगा। अ क्रिकेटर
lowers his hand while catching a ball, while catching a ball because in doing so he increases the time taken. He increases time taken, increasing the time taken to change the momentum. Hmm. As time increases, the force decreases. According to second law, and hence chances of injury reduces. बहुत सारे केसेस में कभी कभी टाइम इंक्रीज होगा और कभी कभी टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर सीमेंट फ्लोर पे गिरेगा तो चोट ज्यादा की लगेगी, बिकॉज द टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इज डिक्रीजेस। मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। एज मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, द फोर्स इंक्रीजेस। कराटे प्लेयर पे आता है कि कराटे प्लेयर ये जो बर्फ का एक टुकड़ा है, आइस का स्लैब, इसको एक ही झटके से तोड़ देता है अपने हाथ से। तो एक्चुअली में कराटे प्लेयर किस चीज की प्रैक्टिस करता है, वो बार बार अपने जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो अपने हाथ को हवा में तेज लाने की, तेज मूव कराने की प्रैक्टिस करता है। वो जानता है कि फाइनली बर्फ पे पड़कर मेरा फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही होना है, होना है, फाइनल मोमेंटम जीरो होना है। लेकिन अगर मैंने उसको जस्ट टच करने से पहले अपना मोमेंटम बहुत ज्यादा रखा, अपने हाथ को हवा में बहुत तेज मूव कराया, तो मेरा मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, और फिर मोमेंटम मेरा एकदम जीरो हो जाएगा। और टच होने से जस्ट पहले और टच होने के बाद ज्यादा टाइम तो होना नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा, चेंज इन मोमेंटम, उसको पता है मैं हाथ मूव कराऊंगा तो टाइम कम लगेगा, और चेंज इन मोमेंटम कम समय में हो जाएगा, और इसीलिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, मैं तोड़ पाऊंगा। थोड़ा अपने हाथ की प्रैक्टिस करता है, इतना दर्द सहने की प्रैक्टिस करता है, इसी तरह से वो कर पाता है। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो जो हाई जंपर होते हैं, वो ऐसे यहाँ पर पोल लेकर कूदते हैं, और यहाँ पर एक रस्सी होती है, ठीक है ना, और उनको रस्सी के थ्रू अक्रॉस ऐसे जंप करके, ये पीछे से जंप करके आना होता है। यहाँ पर हम कुशन बेड्स वगैरह रख देते हैं, गद्दे बिछा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब वो गिरेंगे इसके ऊपर, तो इतनी हाइट से गिरेंगे, उनका मोमेंटम जीरो होगा। अगर गद्दे होंगे तो क्या होगा, वो गद्दों में थोड़ा सा अंदर जाएंगे, यानी कि टाइम मोमेंटम के चेंज होने वाला इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उनको चोट नहीं लगेगी। क्लियर? चलिए लॉजिक को समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.1, इसको समझते हैं, इससे हमारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट पे 2 सेकेंड तक, एक ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है 2 kg, और उस पर एक एक कांस्टेंट फोर्स 2 सेकेंड तक, मतलब फोर्स बदल नहीं रहा, एक जैसा फोर्स 2 सेकेंड तक लगातार हमने लगा के रखा। उससे हुआ क्या? अगर फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी करता है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। और ऐसा ही हुआ, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, होगा ना। जब जब किसी पर फोर्स लगाओगे, देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे जाओ, फोर्स लगेगा तो चेंज होगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कांस्टेंट रहेगी। तो इट मींस अगर फोर्स लगा तो चेंज होगा ही होगा, अगर उल्टे डायरेक्शन में लगेगा तो डिक्रीज करेगी। ओके। आपसे सिंपली पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो फोर्स के बारे में हमें न्यूटन का कौन सा लॉ बताता है? सेकेंड लॉ।
न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस यू अपॉन टी। और अगर आप एफ इजिकल टू एम इंटू ए से करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ए निकाल लो, ठीक है ना। ए कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, एक ही बात है, जब ए की वैल्यू भी निकालोगे तो वो ए क्या होगा, ए होगा वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। एफ इज इक्वल टू मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 7 माइनस 3 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फोर्स जो लगा है दैट इज, देखिए कैलकुलेशन चेक कीजिए, मास सॉरी 5 kg था, मैंने मास की वैल्यू गलत लिख ली, मास वाज 5 सेकेंड 5 kg, टाइम 2 है तो मास को यहाँ पर 5 कर देते हैं, चलो ठीक है ना। एक मिनट, मास वाज 5 kg, फिर ये 7, हाँ 7 माइनस 4 2 कट गया, फिर फोर्स आया 10, तो बेसिकली हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अब इसका सेकंड पार्ट भी सुनते हैं। ये कह रहे हैं अगर इसी फोर्स को हमने सेम सिचुएशन पे 5 सेकंड के लिए लगा दिया होता, मतलब सेकंड केस में ये टाइम को आप चेंज कर दीजिए, टाइम को ले लीजिए 5 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए आपको फोर्स भी गिवन है, तो फोर्स आपके पास यही है, कितना 10 न्यूटन, सेकंड केस के लिए फोर्स गिवन है दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। और इन्होंने कहा अब की बार v आप निकाल दीजिए, u सेम है, क्वेश्चन समझ गए, चेंज हो गया, जो भी फोर्स फर्स्ट केस में लगा था उतना ही फोर्स लगाना चाहते हैं, लेकिन अब 2 सेकंड के लिए न लगाकर 5 सेकंड तक लाना चाहते हैं, अब आप निकाल निकाल दीजिए। फिर अगेन जो वेरिएबल है वो सेकंड लॉ में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो f इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v, चाहे वैल्यू डाल दीजिए चाहे सॉल्व कर लीजिए, जैसे कर लीजिए, f की वैल्यू डाल दीजिए 10, मा, मास को उधर ले जाइए 5, टाइम को ऊपर ले जाइए 5, और बचा आपके पास यहाँ पर v माइनस यू कितना है 3, 5 से 5 कैंसिल, 3 को भी आप ले जाएंगे, तो फाइनली वेलोसिटी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड, यस। अब आपने देखा पहले वाले केस में जो वेलोसिटी आ रही थी वो वेलोसिटी आ रही थी बढ़कर 3 से 7 हुई थी, अब 3 से 13 हो गई है, क्यों, क्योंकि आपने फोर्स लंबे समय तक लगा रखा, अगर जितना फोर्स लगाएंगे तो वो उतना ही एक्सेलरेशन करता जाएगा, तो फोर्स आपने देर तक लगाया तो उसने एक ज्यादा 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 एक्सेलरेशन करा और इतना एक्सेलरेट कर गई बॉडी, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल 9.5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी फिर मैं आपको बताऊँ करने के लिए बोलूंगा। एग्जांपल 9.5 में हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, दिस इज वेलोसिटी दिस इज टाइम, और ये हमें ग्राफ गिवन है, जैसा ग्राफ है आप जानते हैं वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डिंग है तो ये यूनिफॉर्म रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन देता है, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। ये वाली वैल्यू वेलोसिटी की आपको गिवन है 20, बट थोड़ा ध्यान से देखिए ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी, ऐसा यूनिट में नहीं है, और ये वाला टाइम, जिस ये टाइम है 10 सेकेंड, ये क्या दिखा रहे हैं ग्राफ, ये एक्चुअली में एक बॉल जो टेबल पे रोल कर रही है और धीरे 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 यूनिफॉर्म रिटार्ड करते हुए रुक गई, 10 सेकंड लगे उसको रुकने में, शुरू में जब रोल करती 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की थी ये बॉल, और जिसका मास है 20 ग्राम, ठीक है ना। हमसे पूछ रहे हैं बताइए कितना फोर्स टेबल ने लगाया है, बॉल का मास कितना है 20 ग्राम, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बॉल को हमने टेबल पे रोल किया, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, फाइनल कितनी हो गई, जीरो, जीरो हो गई, कितनी देर में, 10 सेकंड में। बस आपसे पूछा कितना फोर्स लगा, बड़ा सिंपल है, हम तो जानते हैं फोर्स होता है, ये देखो, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर वाई कितना है,
y जीरो हो गया ना, देखो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी 10, यहाँ पर और थोड़ी कम हो गई, तो इस पॉइंट पे जीरो हो गई ना। हम्म? तो F होता है एम वी माइनस यू अपॉन, जो टेबल ने फोर्स लगाया वो इससे आएगा। मास कितना है बॉल का 20 ग्राम, चलेगा नहीं चलेगा, किलोग्राम में चाहिए। 20 डिवाइड बाय 1000। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, चलेगी नहीं चलेगी, डिवाइड बाय 100 कर दें। अब अपन में टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड, चलेगा हाँ चलेगा, ये 10 को यहाँ लिख देते हैं। एक ही बात है, अंदर लिखो बाहर लिखो। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारे पास फोर्स आ गया 20 डिवाइड बाय 3 4 और -20 डिवाइड बाय 100, ये आ गया। ये दो जीरोस यहाँ और यहाँ काट देते हैं, तो अब हमारे पास फोर्स बच रहा है 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, और नीचे 4 जीरो हैं, तो -0.0004 न्यूटन, इतना फोर्स लगा रहा है। माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है ये रिटार्डिंग फोर्स है, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई। नेगेटिव साइन शोज कि टेबल ने रिटार्डेशन का फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाया है। बॉल लुढ़क पे टेबल पे ऐसे जा रही थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो टेबल ने लगाया है। क्लियर? जिस भी डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शन हमेशा उससे उल्टी तरफ लगता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसने बॉल को रोक दिया। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। क्लियर?